अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 26 जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का सेकंड लास्ट टॉपिक है। वो है हमारे पास रॉकेट प्रोपल्जन। हम लोगों ने देखना है कि रॉकेट क्या डिवाइस है और उसकी सारी स्पेसिफिकेशन को हमने डिस्कस करना है और एट दी एंड हम लोगों ने देखना है कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास और क्या स्पीड के ऊपर असर पड़ेगा जैसे जैसे रॉकेट ट्रैवल करता जाएगा। रॉकेट हमारे पास एक सेल्फ प्रोपेलिंग डिवाइस होती है जो कि हमारे पास एक इंजन की मदद से चलती है और हमें पता है कि अगर इंजन है तो ज़ाहिर बात है वो कुछ ना कुछ फ्यूल कंज्यूम करेगा। जो हमारे पास रॉकेट ने फ्यूल कंज्यूम करना होता है और वो फ्यूल कंज्यूम होने के बाद गैसीय स्टेट में जब बाहर निकलता है तो उससे बाहर उसके इंजन के रेयर एंड से आने वाली जो गैसेज होती हैं उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, तकरीबन 4000 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है जब स्पीड ज़्यादा होगी तो उन गैसेज का मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा होगा। वो हमारे पास एक बहुत ही लार्ज मोमेंटम से बाहर निकलती हैं और उसके रिएक्शन के तौर पे जो हमारे पास मोमेंटम रॉकेट पे लगता है वो भी उतना ही होता है जितना उन गैसेस का है। जितना लार्ज मोमेंटम गैसेस का होगा बाहर निकलने वाली, हमारे पास उतना ही ज़्यादा मोमेंटम से रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और हमारे पास रॉकेट का जो जर्नी है वो बिगिन हो जाता है। हमारे पास तकरीबन 4000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गैसेस बाहर निकलती हैं और इस स्पीड और इस ह्यूज अमाउंट के अंदर हमारे पास गैसेस निकलने के लिए जो हमारे पास फ्यूल कंजम्पशन होती है वो हमारे पास तकरीबन 10,000 kg पर सेकंड होती है। यानी कि फ्यूल के 10,000 kg जो मैस होता है वो एक सेकंड में रॉकेट जो है वो कंज्यूम कर रहा होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन है। और इसीलिए रॉकेट का जो 80% हिस्सा होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल और फ्यूल टैंक्स का बना होता है। 20% जो हिस्सा होता है वो उसकी मेन बॉडी होती है और इंजन का हिस्से होते हैं, लेकिन जो 80% बॉडी होती है एक रॉकेट की वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल होती है। अब ये नहीं होता कि रॉकेट सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता है, ये डिफरेंट सेक्शन से मिलकर बना होता है। जैसे ही एक सेक्शन का फ्यूल ख़त्म होता है तो वो डिस्कार्ड हो जाता है और उसकी वजह से मैस उसका रॉकेट का हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जैसे ये हिस्सा इससे अलग हो जाएगा और बाकी रॉकेट ऊपर जाना शुरू कर देगा तो ज़ाहिर बात है ओवरऑल मैस रॉकेट का कम हो गया है और हमारे पास उसकी स्पीड इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी। इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि क्वेश्चन बना के, और हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास जो गैसेज हैं और हमारे पास जो रॉकेट है उसका मोमेंटम सेम है, एक्शन और रिएक्शन इक्वली अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर गैसेस का मैस है m और गैसेस की वेलोसिटी है v और हमारे पास रॉकेट का मैस है m और रॉकेट की जो वेलोसिटी है वो है v, तो हम लोग अंदाज़ा इधर से लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगर हम रॉकेट की वेलोसिटी का अंदाज़ा लगाना शुरू करें तो हमारे पास जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं ma, और एक्सेलरेशन की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाती है, देखिए ना, अगर हम इसको v/t लिख देते हैं तो ये हमारे पास ma है। और अगर हम टाइम को लेट से लेते हैं 1 सेकेंड वॉल्यूम वेलोसिटी पर सेकेंड तो हमारे पास mv जो होगी वो ma के बराबर हो जाएगी और a जो होगी वो हमारे पास mv/M यानी कि मैस ऑफ द रॉकेट के बराबर हो जाएगी। अब हमें पता है कि जैसे ही उसका हिस्सा एक डिस्कार्ड हो जाएगा अपना काम पूरा करके फ्यूल का, जाहिर बात है रॉकेट का मैस पहले से कम हो जाएगा और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो पहले से इंक्रीज़ होती जाएगी। और जैसे जैसे हमारे पास फ्यूल बर्न होता जाएगा और वो गैसेस की सूरत में बाहर निकलता जाएगा, रॉकेट का वज़न और मैस और ज़्यादा कम होता जाएगा, उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। तो रॉकेट कभी भी चलना शुरू करे तो कभी भी वो एक स्टेडी और कांस्टेंट स्पीड के ऊपर नहीं चलता। रॉकेट जैसे जैसे ऊपर ज़्यादा जाता है उसका फ्यूल उसमें से बर्न होकर बाहर निकलता रहता है और रॉकेट मज़ीद हल्के से हल्का होता जाता है जैसे जैसे ऊपर जा रहा है। उसका मैस कम हो रहा है हल्का होने की वजह से और उसकी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ती जाती है। तो एक्सेलरेशन बढ़ने का ये मतलब है कि उसकी स्पीड जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ होती जा रही है और हमारे पास जब भी वो आउटर स्पेस तक पहुंचेगा तो वो उसकी स्पीड इंतहाई ज़्यादा हो चुकी होगी हमारे पास। सो दिस वाज ऑल अबाउट रॉकेट, जिसकी हमने इक्वेशन भी निकाली है कि मैस इंटू एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन। टाइम को लिया 1 सेकेंड तो एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की वो हमारे पास निकल आई और हम लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया। सो रॉकेट क्या होता है, कितनी स्पीड और कितने मोमेंटम से गैस निकलती है, क्या इसकी फ्यूल कंजम्पशन है, क्या इसके कंस्टिट्यूट है 80% फ्यूल 20% रॉकेट, और क्यों रॉकेट ऊपर जाता जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, क्यों इसकी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, क्यों इसका मैस मुसलसल कम होता जाएगा, ये हम लोगों ने थ्योरी और इक्वेशंस की मदद से अपने अपने आपको तफसील दे ली है। सेकेंड और हमारे पास जो लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन है और ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। 4 पार्ट है इस टॉपिक के। एक में हम लोगों ने सिंपल केस देखना है, एक में हम लोगों ने थोड़ा डिफ़िकल्ट केस देखना है
एक में हम लोगों ने रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, और एक में हम लोगों ने उसकी एप्लीकेशन देखनी है। तो आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के हम लोग फर्स्ट 2 पार्ट देखेंगे, विच इज़ सिंपल केस एंड विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड केस, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी वाला। अभी तक हम लोगों ने थर्ड चैप्टर के अंदर जो भी मोशन देखी है वो हम लोगों ने लीनियर मोशन देखी है, यानी कि बॉडी की मोशन एक स्ट्रेट लाइन में। जैसे कि अगर मैं इस बॉल को देखूं तो जब तक ये हमारे पास इस रास्ते के पे चलती आ रही है, एक सीधे रास्ते पे चलती आ रही है, तो हमारे पास ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। ये इसकी मोशन 1 डायमेंशनल है, सिर्फ एक्स के लॉन्ग मूव कर रही है, एक ही डायमेंशन में। और अगर आप इसकी वेलोसिटी का एरो देखें तो वो भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। इसकी वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, ना वाई है ना जेड है हमारे पास। लेकिन तब तक जब तक ये इस स्टेप से नीचे ना गिरना शुरू कर दे, सही बात है, ये यहाँ तक पहुँचेगी, सिर्फ यहाँ तक ये एक्स के लॉन्ग मूव करेगी। जैसे ये आगे जाना शुरू करेगी और गिरना शुरू करेगी तो उस वक्त ये आगे भी जा रही होगी और नीचे भी जा रही होगी। तो इसकी वेलोसिटी के फिर एक के बजाय 2 कंपोनेंट बन जाएंगे। हमारे पास यहाँ तक सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आई ये चीज़, इसकी डायमेंशन जो है वो 2 हो चुके हैं, तो हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन बन चुकी है ये। और ये 2 डायमेंशनल मोशन क्यों हो रही है और ये नीचे क्यों आ रही है? जाहिर बात है ग्रेविटी की वजह से। सो 2 डायमेंशनल मोशन ड्यू टू दिस ग्रेविटी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी या फिर ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जैसे स्टेप आया और जैसे ही ग्रेविटी ने अपना काम करना शुरू किया, क्योंकि अगर ग्रेविटी ना होती ना तो ये सीधी सीधी जाती रहती, नीचे गिरती ना। अब ग्रेविटी है तो इसने नीचे गिरना शुरू किया है और उसकी वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट भी बाहर निकला है, नीचे वाला, वरना सिर्फ आगे वाला रहता है। सो इस तरह की 2 डायमेंशनल मोशन जो कि ग्रेविटी के अंडर हो रही हो या ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर हो रही हो, ऐसी 2 डायमेंशनल मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो सबसे पहला हम लोगों ने काम किया कि हम लोगों ने इसी एग्जांपल की मदद से हम लोगों ने इसको डिफाइन कर लिया कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इस सिंपल केस के अंदर जिसमें हमारे पास सिर्फ एक बॉल एक स्टेप पे से गिरती हुई नीचे गिर रही है और इसने गिरना यहाँ से शुरू किया है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है हमारे पास। और इनिशियल पॉइंट के ऊपर सिर्फ वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग है, तो मैं कहता हूँ इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स के लॉन्ग है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे ये वेलोसिटी ख़त्म हो जानी है, तो इस वक्त वेलोसिटी का फाइनल पॉइंट पे वाई कंपोनेंट भी, एक्स कंपोनेंट भी है, और फाइनल पॉइंट के ऊपर वाई कंपोनेंट भी है। तो हम लोग इनिशियल पॉइंट के ऊपर ज़रा मेंशन करते हुए 2 चीज़ों को बताते हैं कि हम लोग कौन सी 2 चीज़ें निकालने में इंटरेस्टेड हैं। वो 2 चीज़ें हैं हमारे पास वाई, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस है कि कितनी ऊंचाई से हमारी चीज़ गिर रही है, और दूसरा है एक्स कि हमारे पास कितना आगे जाके चीज़ गिरेगी। सो ये 2 डिस्टेंस हैं जो कि हमारा मेन फोकस है। और डिस्टेंस निकालने के लिए हम आम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ एस इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT²। अब इस तरह की नॉन स्ट्रेट पाथ के लिए हम लीनियर इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज हम इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर लीनियर वेलोसिटी के कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। देखें आप लोग वी एफ या वी आई या वी एफ एक्स या वी एफ वाई, ये सारे के सारे लीनियर वेलोसिटीज़ हैं। तो हम लोग क्योंकि लीनियर वेलोसिटीज़ यूज़ कर रहे हैं, उनकी वैल्यूज यूज़ कर रहे हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशंस यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास जब वर्टिकल डिस्टेंस है, लेट्स से एस हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है, तो हम लोगों ने अब हर चीज़ का वर्टिकल कंपोनेंट पुट करना है, क्योंकि जब चीज़ वर्टिकली मूव करती है तो उसके अंदर हर एक चीज़ का वर्टिकल कंपोनेंट जिम्मेदार होता है, और जब हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार होते हैं। और याद रखना है कि ये हमारे पास ग्रेविटी के अंडर हो रहा है काम, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होगी, और जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन होती है ये सिर्फ वाई के लॉन्ग होती है, ये कभी भी एक्स के लॉन्ग नहीं होती। तो एक्सेलरेशन के जितने भी एक्स कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे, और जो वाई कंपोनेंट होंगे वो जी या फिर माइनस जी के बराबर होंगे। अगर चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो प्लस जी, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो माइनस जी। सो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आ जाएगा और हमारे पास एक्सेलरेशन का भी वाई कंपोनेंट आ जाएगा। और वाई कंपोनेंट क्यों? क्योंकि वाई जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल डिस्टेंस है वाई के लॉन्ग, तो हमारे पास सिर्फ वाई कंपोनेंट्स आएंगे। अब हमें पता है कि इनिशियल पॉइंट के पास सिर्फ एक्स कंपोनेंट था, वाई कंपोनेंट कोई नहीं था, और अगर वाई कंपोनेंट है ही नहीं तो उसकी वैल्यू ज़ीरो हुई। तो इसका मतलब है वी आई वाई ज़ीरो हुआ, और हमारे पास वाई जो डिस्टेंस रह गया वो क्या रह गया, 1/2। अब एक्सेलरेशन जो वाई है वो जी के लॉन्ग है,
और क्योंकि चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो ये प्लस जी हो जाएगा, तो हमारे पास प्लस जी इंटू टी स्क्वायर, और टी हमारे पास टाइम है जो कि इस बॉडी को यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में लगेगा, ये उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है हमारे पास। सो हमारे पास पहला काम हो गया कि हम लोगों ने जो वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहते थे कि चीज़ कितना ऊंचाई से नीचे गिर रही है, क्योंकि हमारे पास अगर चीज़ को सिंपल सीधा ऐसे गिराते या फिर ऐसे गिराते हैं तो दोनों को कोई मुख्तलिफ टाइम ही लगेगा। चीज़ को बिल्कुल सीधा गिरा दो या प्रोजेक्ट करके गिराओ, दोनों में टाइम और दोनों में जो फाइनल वेलोसिटीज़ होती हैं वो सेम होती है, क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन सेम होती है। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्टेंस और एक्सेलरेशन सेम है, तो वाई जो है वो निकाला जा सकता है दोनों की मदद से। ये वाला वाई निकालना हो या फिर ये वाला इसे वाई निकालना हो, आप लोगों के लिए यही इक्वेशन है 1/2 GT स्क्वायर। और इस चीज़ को ऐसे गिरने में और इस चीज़ को ऐसे गिरने में टाइम जो है दोनों दफ़ा सेम ही लगेगा अगर एयर फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करती तो। दूसरी जो हमारे पास चीज़ इंटरेस्ट है हमें निकालने में वो ये है कि चीज़ कितना आगे जाके गिरी है, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है ये हमारे पास कितना है। तो सेम इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा, s = VIT + 1/2 AT स्क्वायर। अब मैंने वर्टिकल डिस्टेंस निकालना था तो मैंने वर्टिकल डिस्टेंस पुट कर दिया था और हर चीज़ का वर्टिकल कंपोनेंट। अब सारी बात है हॉरिजॉन्टल निकालना है तो मैं हर चीज़ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पुट कर दूंगा, एक्सेलरेशन का भी और वेलोसिटी का भी। और हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन में 0 होता है, तो ये ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास जो एक्स है वो रह जाएगा × t। सो हमने y और x दोनों की वैल्यू निकाल ली और इसी चीज़ के अंदर हम सिंपल केस में इंटरेस्टेड थे कि हम लोग किसी तरह y और x की वैल्यू निकालें कि चीज़ कितनी ऊंचाई से गिर रही है और कितना आगे जाके गिरेगी। वो दोनों फासले हम लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन से फाइंड कर ली। और इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम इधर हर चीज़ का v f या v y ये सारे लीनियर वेलोसिटीज़ हैं, तो हम इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सो हम लीनियर इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हमारे पास चीज़ आ जाती है, हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड केस कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, हमने इसको एक ख़ास डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देके फेंका तो वो पहले शुरू में आगे गया और वो आगे जा रहा होगा, लेकिन जारी बात है ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी इस चीज़ को वापस अब नीचे की तरफ खींच लेगी। तो इसका जो रास्ता होगा वो जारी बात है एक ख़ास शेप अख्तियार करेगा जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। जिस तरह सर्कल होती है, जिस तरह एलिप्स होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये डिफरेंट शेप्स है ना, इस तरह हमारे पास ये जो शेप होती है कर्व सी, इसे पैराबोलिक शेप कहते हैं। सो हमारे पास एक चीज़ को किसी इनिशियल वेलोसिटी और एक ख़ास एंगल से छोड़ा तो इसने एक पैराबोलिक रास्ते पे सफ़र करते हुए अपने फाइनल पॉइंट के ऊपर आके जाके गिरी और लेट्स से फाइनल पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी थी वो VF थी। अब 5 पॉइंट हम लोगों ने इसके अंदर याद रखने हैं। एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ लैंडिंग, तीसरी चीज़ होती है हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, चौथी चीज़ होती है हमारे पास ट्रेजेक्ट्री और पांचवी होती है हमारे पास प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल आमतौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस बॉडी के लिए जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है। अगर आपने किसी गेंद को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाई है, किसी को गेंद को भी इस तरह दूर फेंका है तो वो पैराबोलिक रास्ता तय करते हुए दूसरे के हाथ में जा रही है, तो वो जो गेंद है वो प्रोजेक्टाइल कहलाएगी। सो प्रोजेक्टाइल जो लफ्ज़ यूज़ होगा इस टेक्स्ट में वो उस बॉडी के लिए यूज़ होगा जिसने प्रोजेक्टाइल मोशन की है, उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ट्रेजेक्ट्री जो होती है वो उसका पाथ होती है जिसके पाथ के ऊपर वो चल के जा रही है। मिसाल के तौर पे फ़िलहाल ये इस बॉडी की ट्रेजेक्ट्री है। सो जो हमारे पास पाथ होता है जो कि एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, उस रास्ते को हम लोग या उस पाथ को हम लोग या उस ट्रैक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। सो द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री है पैराबोलिक शेप की। इसी तरह हमारे पास जिस एंगल के ऊपर रिलीज़ किया हमने इस बॉडी को, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। जिस पॉइंट के ऊपर आके ये प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा उसे पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहेंगे, और जिससे हम लोगों ने इसको रिलीज़ किया है, जहाँ से प्रोजेक्ट किया है, जहाँ से इसको छोड़ा है, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन होगा। सो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इस बॉडी को प्रोजेक्टाइल बोलेंगे और इसके रास्ते को हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये हम लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं कैलकुलेशंस करने से पहले।
अब इससे रिलेटेड जो कैलकुलेशन है उसके अंदर हम सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और वो है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। और अगर हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो मुझे फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट मालूम होना चाहिए। और अगर फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपको चाहिए तो आपको इनिशियल का x चाहिए, बिकॉज vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at। अगर आपको फाइनल का x कंपोनेंट चाहिए तो आपको इनिशियल का भी x कंपोनेंट चाहिए और एक्सेलरेशन का भी x कंपोनेंट चाहिए होगा। सो मैं फाइनल का x कंपोनेंट निकालूँ इससे पहले मैं इनिशियल के x और इनिशियल के y कंपोनेंट निकाल लेता हूँ। अब इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास vi और हमारे पास इसका जो एंगल है थीटा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा और ये इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो जाएगा। मैं कहूँ vix और vi y। और हमें पता है कि x कंपोनेंट क्या होता है, वो होता है vi cos ऑफ थीटा, और जो y कंपोनेंट होता है वो होता है हमारे पास vi, ये सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। सो x और y कंपोनेंट पता चल गए हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो आ जाएगी जी vi cos ऑफ थीटा। और हमें पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में ax 0 होता है, तो ये चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। सो हमारे पास वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है और जो वेलोसिटी का इनिशियल का x कंपोनेंट और फाइनल का x कंपोनेंट है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। इसका मतलब है कि ये बॉडी जा रही है इनिशियल वेलोसिटी से, अगर इसके शुरू में x कंपोनेंट 5 है तो इधर भी 5 रहेगा, इधर भी 5 रहेगा, मैक्सिमम हाइट पे भी 5 रहेगा। इसका मतलब है फाइनल तक हमारे पास इसके जो x कंपोनेंट की वैल्यू है वो एक जैसी रहेगी, क्योंकि देखें ना जितनी फाइनल पे है उतनी ही इनिशियल पे है। इसका मतलब है रास्ते में चेंज नहीं हुई, तो थ्रू आउट रास्ते में जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कभी भी चेंज नहीं होता। इवन मैक्सिमम हाइट के ऊपर भी इसकी वैल्यू 5 की 5 या फिर उतने की उतनी रहेगी जितनी शुरू में थी। y के ऊपर बहरहाल फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at, तो vfy जो हो जाएगा वो हो जाएगा viy प्लस ayt। और हमें पता है कि vfy निकालना है तो viy कितना है हमारे पास, vi साइन थीटा, और एक्सेलरेशन y के लॉन्ग हमारे पास g के बराबर है। अब viy जो है ये अपवर्ड है, यानी कि ये चीज़ को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और जब चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो उसकी एक्सेलरेशन माइनस g होगी, और हमारे पास vfy बन जाएगा vi साइन थीटा माइनस gt। अब जाहिर बात है आपके पास वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का x और फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट आ गया है। अगर आप इसके स्क्वायर को ऐड करें और स्क्वायर रूट ले लें तो हमें पता है कि हम फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और इसी तरह अगर हम लोगों ने एंगल ऑफ लैंडिंग निकालना है तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स के फ्रैक्शन का tan इनवर्स ले सकते हैं, तो हमारे पास एंगल ऑफ लैंडिंग भी निकल आएगा। सो हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी इंटरेस्ट की, और वो थी फाइनल वेलोसिटी, जिसका x कंपोनेंट और जिसका y कंपोनेंट हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए और सिंपल थिंकिंग को यूज़ करते हुए, लॉजिक को यूज़ करते हुए हम लोगों ने निकाला है। और फाइनल का मैग्नीट्यूड और फाइनल की डायरेक्शन भी हम लोग सिंपल चैप्टर नंबर 2 के अंदर इस्तेमाल होने वाली इक्वेशंस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन के पहले 2 हिस्से थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। सो हम लोग इसके जो पहले 2 हिस्से हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक टॉपिक दिया होगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उससे ऊपर जितना हम लोगों ने टेक्स्ट करना था या जो थ्योरी थी वो कवर की आज, जिसमें हमारे पास पहले 2 हिस्से आते हैं, सिंपल केस और दूसरा पैराबोलिक केस, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट देखे और उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी निकाली। इसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशंस निकाली, जो कि एग्जैक्टली इसी तरह आपकी बुक में भी की गई हैं। बुक में एक्सप्लेनेशन थोड़ी कम है, इस वजह से आप लोग जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग लेक्चर में से समझिएगा और उसके बाद बुक को रीड कीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग अपने क्वेश्चन को कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन किया करें और आपको फ़ौरन जवाब मिले, ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो ऑनलाइन लेक्चर लेने में। ठीक है जी, थैंक यू।